नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है सूरज और सबिता की। सूरज और सबिता की शादी अभी अभी कुछ दिनों पहले ही हुई थी। सबिता इस नए घर में आकर काफ़ी खुश थी, क्योंकि सारे परिवार के लोग उसे अपनी बेटी की तरह ही मानते थे। सूरज के घर में उसकी एक छोटी बहन थी, जिसको सब प्यार से छोटी ही बुलाया करते थे। और सूरज के माता पिता सबिता को छोटी से कम बिल्कुल नहीं समझते थे। उनके लिए छोटी और सबिता बिल्कुल एक जैसी ही थी। सबिता इस घर में काफ़ी खुश थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उनके शादी को लगभग 6 महीने निकल चुके थे और एक दिन सबिता को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। वो इस खबर को लेकर काफ़ी खुश और एक्साइटेड थी। उसने ये खबर अपने घर में सबको दे दी। पति को बताना अभी भी बाकी था, क्योंकि पति ऑफिस गए हुए थे। सबिता बेसब्री से अपने पति के घर आने का इंतज़ार कर रही थी। उसने शाम से लेकर अभी तक अपने पति को कम से कम 5 बार कॉल कर लिया था कि आज आप कब आ रहे हैं, कब तक आने वाले हैं, मुझे आपको कुछ बताना है। सबिता के इतनी बार कॉल करने के बाद सूरज भी 10 बार उससे यही बात पूछ चुका था कि क्या बात है, फ़ोन पे ही बता दो ना, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड लग रही हो बताने के लिए, फिर भी घर आने पर बताना है। सबिता ने कहा, नहीं आप आएंगे तो मुझे बताकर आपका रिएक्शन देखना है। फिर सूरज भी घर आने की जल्दी में तो था, लेकिन काम आज कुछ ज़्यादा होने की वजह से उसको देर होने वाली थी। सबिता खाना वाना खाकर अपने कमरे में बैठकर अपने पति के आने का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर के लिए उसकी आंख लग गई और उसे ऐसा लगा जैसे वो कोई सपना देख रही है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कमरे में कोई है। उसे उसके बिस्तर के सामने कोई नज़र आ रहा था, लेकिन जब उसकी नींद खुली तो उसे ऐसा लगा कि वो सपना ही देख रही थी। इसलिए उसने इस बात को इग्नोर कर दिया और अब पति घर पर आ चुके थे। पति के लिए खाना परोसकर वो बहुत मुस्कुरा रही थी। सूरज से भी अब इंतज़ार नहीं हो रहा था। वो सबिता से पूछने लगा, अरे अब बता भी दो, शाम से जिस बात के लिए इतनी बार फ़ोन कर दिया, अब तो बता दो क्या बात है, क्या बताना चाहती हो। सबिता ने मुस्कुराते हुए, शर्माते हुए अपने पति को ये खुशखबरी दे दी। सूरज भी ये खुशखबरी सुनकर काफ़ी खुश हुआ। उसे बाप बनने की खुशी एक अलग ही लेवल पर थी। उसे लग रहा था जैसे अब उसका परिवार पूरा होने वाला है। वो अपनी पत्नी को प्यार से गले लगाकर इतना ज़्यादा खुश था, वो कहने लगा, अब तुम्हें जो भी चाहिए होगा तुम बस बोलना, तुम्हें कहीं भी हिलने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम करो, अपना ख्याल रखो, और बाकी तो मुझे पता है माँ और छोटी सब कर लेंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई भी चीज़ तुम्हारे मन में आए जो तुमको लगता है कि तुम नहीं बता सकती हो किसी और से, वो तुम मुझे बोलो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। और दोनों काफ़ी खुश थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। देखते ही देखते 4 महीने निकल चुके थे और सब कुछ अभी उनके हिसाब से ही चल रहा था। एक दिन अचानक सबिता को रात में आइसक्रीम खाने का बहुत ज़्यादा मन करने लगा। उसने अपने पति से कहा, सुनिए ना, मुझे आज आइसक्रीम खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, पता नहीं क्यों। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, पता नहीं क्यों क्या, वैसे भी ये तुम्हारी डिमांड थोड़ी है, ये तो तुम्हारे अंदर जो छोटा मेहमान है उसकी डिमांड है। होता है ऐसे दिनों में, मैंने भी सुन रखा है, माँ बताती थी। ठीक है, आइसक्रीम खाना है तो हम आइसक्रीम खाने जाएंगे। उस वक्त रात के करीब 10 बज रहे होंगे और तुरंत सूरज अपनी माँ के कमरे में चला गया
उनसे पूछने के लिए कि वो जाएं या नहीं जाएं। और ये बात सुनते ही सूरज की माँ, उन्होंने तुरंत मना कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिटिया को चौथा महीना लग चुका है, अब तो इतनी रात में बाहर जाना ये खतरे से खाली नहीं है। वैसे भी बेटा, ऐसे दिनों में औरतों को कभी भी रात में ऐसे बाहर नहीं निकलना चाहिए। और तुम्हें नहीं पता है, हमने तो अभी सबिता के लिए कुछ चीज़ भी नहीं की है, मतलब रक्षा, तावीज, कुछ भी नहीं। तो ऐसे में मैं तुम्हें इजाज़त बिल्कुल नहीं दूंगी कि तुम उसे लेकर इतनी रात में बाहर जाओ। सूरज ने अपनी माँ को मनाने की काफ़ी कोशिश की। माँ, ये सब बस वहम होता है, आप समझ नहीं रही हैं, उसको बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। और आप ही तो कहती थी ना कि अगर ऐसे में किसी भी होने वाली माँ का कुछ भी खाने का मन करे तो उसके मन को मारना नहीं चाहिए, उसे जो चीज़ चाहिए वो लाकर देनी चाहिए। तो सूरज की माँ ने कहा, बेटा, मैंने ये ज़रूर कहा है कि ला कर देनी चाहिए, ये नहीं कहा है कि बिटिया को इतनी रात को अपने साथ बाहर लेकर जाओ। अगर तुम्हें आइसक्रीम उसे खिलाना है तो तुम जाओ, लेकर आओ, मैं तुम्हें नहीं मना कर रही हूँ, लेकिन तुम किसी भी हाल में सविता को अभी बाहर लेकर नहीं जाओगे। ये सुनकर सूरज थोड़ा उदास सा अपने कमरे में आया और उसने सबिता को बता दिया कि माँ ने साफ साफ इनकार कर दिया है बाहर जाने से। और उन्होंने कहा, अगर तुम्हें आइसक्रीम खानी है तो मैं लेकर आऊँ, मैं तुम्हें बाहर नहीं लेकर जा सकता। ये बात सुनते ही सबिता का मुंह छोटा सा हो गया और वो बहुत उदास होकर कहने लगी, अरे आइसक्रीम तो मुझे खाना ही है, लेकिन मुझे भी तो बाहर जाना था ना, आप समझ नहीं रहे हैं, प्लीज़ मुझे भी लेकर चलिए ना, मैं भी घूम लूँगी, मैं घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, मुझे जाना है, प्लीज़ मुझे लेकर चलिए ना। सबिता अपने पति से बहुत ज़्यादा जिद करने लगी और अब पति मना नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, एक काम करता हूँ, मम्मी को सो जाने दो, उसके बाद हम दोनों चुपके से चलेंगे, मैं तुम्हें आइसक्रीम भी खिला दूँगा और तुम्हें घुमा भी दूँगा। ये सुनकर सबिता बहुत खुश हो गई। थोड़ी देर तक सूरज और सबिता अपने घर वालों के सोने का इंतज़ार करने लगे। लगभग 11:30 बज चुके थे और अब सूरज को ऐसा लग रहा था कि उसके माता पिता और बहन सब सो चुके हैं। सूरज ने सबिता को कहा, चलो फटाफट हम जाते हैं और आइसक्रीम खा कर आते हैं। सबिता भी खुशी खुशी अपने पति के साथ बाहर आइसक्रीम खाने के लिए चली गई। वहाँ उसे जो जो फ्लेवर खाना था उसने बहुत मज़े से चटकारे ले लेकर आइसक्रीम खाई। उसका मज़ा लेने का तरीका देखकर ही सूरज को इतनी खुशी हो रही थी जैसे उसने पता नहीं ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया है। सबिता की खुशी उस वक्त उसके लिए सब कुछ थी और सबिता को आइसक्रीम खाकर वो खुशी, वो तसल्ली मिल रही थी जैसे पता नहीं कितने जन्मों बाद उसने ये आइसक्रीम खाई हो। अब आइसक्रीम खाकर सबिता का हो चुका था, उनको वहाँ से निकलकर घर वापस आना था। लेकिन अगर आप नॉर्मल सिचुएशन में भी हैं, फिर भी आपको ऐसे इतनी रात को मीठा खाकर बाहर नहीं निकलना चाहिए। और सबिता तो प्रेग्नेंट थी, इसलिए उन दोनों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए थी कि कम से कम उन्हें पानी पी लेना चाहिए था। लेकिन ये नए ज़माने के लोग ये इन चीज़ों में कहाँ मानते हैं। सबिता वैसे ही अपने मुंह के आइसक्रीम का स्वाद जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए खाने के बाद उसने घर पर भी जाकर खाने के लिए आइसक्रीम के 2 और डब्बे अपने साथ रख लिए। लेकिन रास्ते में चलते चलते गाड़ी पर ही उसे वो आइसक्रीम खाने की इच्छा होने लगी और उसने एक डब्बा निकालकर खाना भी शुरू कर दिया। ये देखकर सूरज हंसने लगा और उसने कहा, अरे अभी तो खाया था, तुमसे अभी इतना सब्र भी नहीं हो रहा कि घर जाकर खा लो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम खाओ।
वो जिस रास्ते से आए थे, जाते वक्त गाड़ी उसी रास्ते की तरफ मुड़ चुकी थी, लेकिन पता नहीं क्यों और कैसे वो रास्ता अब बंद दिखा रहा था। वहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि आगे काम चालू है, तो इस रास्ते से जाना मना है। अब ना चाहते हुए भी सूरज को गाड़ी दूसरे रास्ते की तरफ मोड़नी पड़ गई। वो रास्ता काफी लंबा था और वो रास्ता एक नदी से होते हुए जाता था। सूरज उस लंबे रास्ते से अब जाने लगा और जब गाड़ी पुल पर थी, अचानक से सबिता को पानी में से कुछ अलग सी रोशनी और खुशबू का एहसास होने लगा। सबिता ने अपने पति को तुरंत गाड़ी रोकने के लिए बोला। पति को वहां पर गाड़ी बिल्कुल नहीं रोकनी चाहिए थी, लेकिन उसने भी गाड़ी वहां पर रोक दी और सबिता ब्रिज के ऊपर से लटक कर देखने लगी कि उसे कौन सी चमकती हुई चीज दिख रही थी। ये देखकर सूरज ने उसे तुरंत पकड़ लिया और उस पर थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोला, अरे ये क्या तरीका है यार, तुमको समझ में नहीं आता है? ये ब्रिज है, नीचे इतना पानी है, गिर जाओगी, चोट लग जाएगा, कम से कम अपना नहीं अपने बच्चे का तो ख्याल करो। सबिता ने तुरंत मुस्कुराकर अपने पति से माफी मांगी और उसे नीचे से कमल के फूलों की खुशबू आ रही थी जो कि उस तालाब में थे। सबिता ने उन कमल के फूलों के तरफ अपने पति को हाथ दिखाते हुए कहा, देखिए मुझे अब वो कमल के फूल चाहिए, आप जाकर नीचे से लेकर आइए। सूरज थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, लेकिन उसने कहा, ठीक है रुको मैं जाता हूँ, और वो चला गया। वो कमल के फूल ऐसे तो देखने में बिल्कुल नदी के किनारे पर ही लग रहे थे, लेकिन जब सूरज नीचे पहुंचा तो अचानक से लगा जैसे वो फूल थोड़े से दूर चले गए हैं। सूरज ने हाथ से, डंडे से उसे खींचकर अपने तरफ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा और इसी कोशिश में वो उस पानी के अंदर गिर गया। अब जब वो पानी के अंदर गिर ही चुका था तो उसने भी आगे बढ़कर वो फूल तोड़ लिया। अब वो फूल लेकर अपनी पत्नी के पास ऊपर आ रहा था। उसने अपनी पत्नी को वो फूल दिया और कहा, अब बस हो गया मेरी महारानी जी, घर पर चलें या अब और भी कोई फरमाइश आपकी बाकी रह गई है? पत्नी ने मुस्कुराते हुए बड़े ही प्यार से कहा, नहीं आज के लिए बस इतना ही, चलिए घर जाते हैं। और वो दोनों घर पर पहुंच गए। अगली सुबह सूरज तो उठ चुका था, लेकिन सबिता अभी तक नहीं उठी थी। सूरज ने सबिता को छू कर देखा तो सबिता को लग रहा था जैसे थोड़ा बहुत बुखार है। उसने सबिता को पूछा, क्या हुआ तुम्हें? रात तक तो बिल्कुल ठीक थी, ये रात में सब आइसक्रीम खाने का नतीजा है, बुखार आ गया है, अच्छा नहीं लग रहा। सबिता ने कोई भी जवाब नहीं दिया, वो बस अपने पति को एक टक से घूरे जा रही थी। सूरज ने सबिता को आराम करने का कह के वो अपनी माँ के पास चला गया और उसने अपनी माँ को बताया कि सबिता की शायद तबीयत ठीक नहीं है, माँ आप जाकर देख लीजिएगा। सबिता की तबीयत खराब सुनते ही सूरज की माँ के मन में तुरंत अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। उन्होंने कहा, मेरे मना करने के बाद भी तुम लोग कल रात में बाहर गए थे क्या? सूरज ने तुरंत ही ना कह दिया। उसने कहा, अरे नहीं नहीं माँ, आपने मना कर दिया और हम ऐसे कैसे बाहर चले जाएंगे, हम कहीं नहीं गए थे। फिर सूरज की माँ को थोड़ी बहुत तसल्ली हुई। वो कमरे में अब सबिता की तबीयत देखने के लिए आ चुकी थी। उन्होंने जब सबिता को छूकर देखा तो उसका शरीर अब पहले से ज़्यादा गर्म था। सबिता को बहुत तेज बुखार हो चुका था। ये देखकर तुरंत उन्होंने सूरज से कहा, सूरज बेटा तुरंत डॉक्टर अंकल को फ़ोन लगाओ तो उनको बोलो घर पर आने के लिए, मैं ऐसी हालत में इसको लेकर क्लिनिक नहीं जाना चाहती। सूरज ने कहा, जी माँ अभी फ़ोन करता हूँ। सूरज ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ही देर में घर पर आ चुके थे
और डॉक्टर ने अपने हिसाब से सबिता का चेकअप किया और जो भी दवाइयाँ सही लगी वो दवाइयाँ लिख कर दे दी। थोड़ी देर में सूरज ने सारी दवाइयाँ लाकर सबिता को दे दिया और कहा, ये दवाइयाँ टाइम से खाना, तुम्हारी तबीयत शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और फिर ये बोलकर वो ऑफिस के लिए चला गया। जब सूरज की माँ ने सबिता को खाना खिलाने की कोशिश की तो सबिता को कुछ भी खाना खाया नहीं जा रहा था। अगर वो ज़बरदस्ती कोशिश भी कर रही थी तो उसे उल्टियाँ हो जा रही थी, जिसके वजह से वो कोई भी खाना अब डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। सुबह से शाम हो चुकी थी, सबिता का बुखार भी कम नहीं हुआ था और उसने कुछ भी खाया नहीं था। सबिता बार बार सिर्फ मीठा खाने की डिमांड कर रही थी और थोड़ा बहुत दूध पी रही थी। ये सारी चीज़ें सूरज की माँ को काफ़ी अजीब लग रही थीं, लेकिन सूरज ने ये बताया था कि वो बाहर कहीं नहीं गए थे। तब भी सूरज की माँ ने जो भी नज़र उतारना या बाकी की चीज़ें, छोटी मोटी टोटके की चीज़ें घर पर हो सकती थीं, वो सारी चीज़ें करके देख ली, लेकिन सबिता की तबीयत में किसी तरह का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। सूरज की माँ ने सूरज को फ़ोन किया और उसे बताया कि सबिता की तबीयत अभी भी बिल्कुल वैसी ही है और उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, वो कुछ भी पचा ही नहीं पा रही है। तो तुम शाम में घर आते वक्त डॉक्टर को अपने साथ लेते हुए आना, उन्हें बोलो दवाइयाँ बदल के दें, क्यों दवाइयाँ फ़ायदा नहीं कर रही हैं। और अब सब लोग काफ़ी चिंता में आ चुके थे, लेकिन सबिता की तबीयत खराब होती जा रही थी और वो बार बार ये चीज़ कह भी रही थी कि मुझे भूख तो लगी है लेकिन मैं खाना खा नहीं पा रही हूँ। अक्सर ऐसा प्रेगनेंसी में होता है कि कई बार खाना पचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन सबिता के 4 महीने तो निकल चुके थे और ये कॉम्प्लिकेशंस चौथे महीने में ज़्यादातर नहीं होते हैं। इस वजह से सूरज की माँ की जो भी चिंता थी वो काफ़ी बढ़ चुकी थी। सूरज थोड़ी देर में डॉक्टर को अपने साथ लेकर आ चुका था। डॉक्टर ने फिर से चेकअप किया और दवाइयाँ बदल कर दे दी। उन्होंने कहा, अगर सुबह तक इसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं आता है तो फिर हमें इनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। और सब लोग सबिता के ठीक होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि किसी को भी बच्चे पर और सबिता पर किसी भी तरह का कोई भी खतरा बिल्कुल नहीं चाहिए था। सुबह हुई और सबिता आज उठकर अलग ही तरीके से तैयार हो रही थी। वो बहुत ज़्यादा आज मेकअप करके और खुद को सजा धजा कर इस तरीके से तैयार हुई थी जैसे कि कोई नई नवेली दुल्हन हो। ये चीज़ देखकर सूरज को काफ़ी अजीब लगा, लेकिन उसने यही सोचा, शायद कल पूरा दिन बिस्तर पर पड़े पड़े और हो सकता है इसको ऐसा लग रहा हो कि मैं बीमार लग रही हूँ, इसलिए खुद को अच्छा दिखाने के लिए शायद ऐसा तैयार हो रही है। उसने इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सबिता अपने मन भर का मेकअप करने के बाद खाने के टेबल पर पहुँच चुकी थी। वहाँ वो जाकर बैठ गई और आज क्योंकि सबको घर में पता था कि सबिता की तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है, इसलिए सास ने ही सारा नाश्ता तैयार करके रखा था। उन्होंने सबिता को खुद से उठकर टेबल पर इस तरह आते हुए देखकर वो काफ़ी खुश हुई। उन्होंने सबिता से पूछा, बेटा आज आपकी तबीयत कैसी है? सबिता ने किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बस टेबल पर अपना सर झुकाकर बैठी हुई थी। ये देखकर सास को लगा शायद उसकी तबीयत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और सास ने सबिता के मनपसंद का नाश्ता आज बनाया था, जो उसके सामने रख कर कहा,
बेटा आज देखो मैंने तुम्हारे पसंद का नाश्ता बनाया है, ये खाकर देखो, शायद तुम्हें उल्टी ना हो। सबिता ने वैसे ही सर झुकाए झुकाए उस प्लेट में रखा हुआ सारा खाना 1 मिनट के अंदर अंदर खत्म कर दिया। ये चीज़ें देखकर सास को ऐसा लगा शायद उसने कल से कुछ भी नहीं खाया है, और तो और प्रेग्नेंट है तो भूख ज़्यादा लगी होगी। उन्होंने ज़्यादा कुछ सवाल जवाब किए बिना जिस बर्तन में नाश्ते का पूरा खाना पड़ा हुआ था वो लाकर सबिता के आगे सामने टेबल पर रख दिया। सबिता ने भी टेबल से अपनी प्लेट को खिसकाते हुए उसी बर्तन को अपने सामने किया और उस बर्तन में मुंह डालकर वो सारा खाना अजीब से जानवरों के तरीके से खाने लगी, जैसे वो जन्म जन्म की भूखी हो। लेकिन जन्म जन्म का भूखा इंसान भी इस तरह जानवरों की तरह खाना कभी नहीं खाता। ये चीज़ें देखकर सास और छोटी दोनों पूरी तरह से डर चुके थे। उन्होंने 2-3 बार सबिता को आवाज़ भी दी, लेकिन सबिता कुछ नहीं बोल रही थी। मुश्किल से 3 मिनट के अंदर उसने उस पूरे बर्तन को भी खाली कर दिया था और वो उल्टियाँ भी नहीं कर रही थी। सास ने तुरंत अपने बेटे को आवाज़ देकर बाहर बुलाया और जब सूरज ने अपनी पत्नी को देखा तो वो मुंह साफ करके बिल्कुल नॉर्मल तरीके से टेबल पर बैठी हुई थी। सास ने सारी बातें सूरज को बता दी। सूरज ने कहा, माँ कुछ भी बोल रही हो, आपका दिमाग खराब है क्या? देखो वो तो शांति से बैठी हुई है और आपने तो अभी तक उसको नाश्ता भी नहीं दिया है, ये सब बर्तन तो खाली पड़े हुए हैं। सास ने कहा, बेटा मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूँगी, अभी इसमें पूरा का पूरा नाश्ता भरा हुआ था जो इसने मेरे और छोटी के आंखों के सामने बर्तन में मुंह डाल के पूरा खाना खत्म कर दिया। मुझे ये चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं लग रही हैं। तू मुझे सच सच बता, तू बहू को लेकर कहीं गया था क्या? अगर ऐसा कुछ किया है तो मुझे अभी बता दे, मुसीबत बढ़े उससे पहले। लेकिन सूरज अपनी माँ के डर के वजह से कुछ भी सच नहीं बता रहा था और सबिता अपने पति को देखकर बहुत नॉर्मल तरीके से उठकर खड़ी हुई। उसने कहा, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं थोड़ी देर में नाश्ता बना दूंगी, आप सबके लिए भी और मेरे लिए भी। वैसे भी मैंने कल से कुछ खाया नहीं है, मुझे बहुत भूख लग रही है। ये चीज़ें देखकर सूरज को बहुत अजीब लगा कि माँ इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही है, सबिता तो बिल्कुल नॉर्मल ही है। और सूरज ने कहा, तुम लोग अपना नाश्ता बनाना खाना कर लो, मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूँगा। सबिता तुम अपना ख्याल रखो और दवाइयाँ टाइम पर लेते रहना। उसने प्यार से अपनी पत्नी के माथे पर किस किया और ऑफिस के लिए निकल गया। सूरज के ऑफिस के लिए निकलते ही सबिता का रूप फिर से पूरी तरह से अब बदल चुका था। वो फिर से अपने सास और अपनी ननद छोटी के सामने बहुत ही अजीब तरीके से पेश आ रही थी। उसने नाश्ता तो बनाया, लेकिन वो सारा नाश्ता उसने इस तरीके से बनाया था शायद जिसे देखकर कोई भी इंसान खाना नहीं चाहता। और उसने वही नाश्ता अपनी सास और ननद को भी खाने को कहा। उन दोनों ने साफ साफ मना कर दिया और फिर से सबिता ने वो सारा का सारा खाना अकेले ही हजम कर लिया। वो इस तरीके से खा रही थी जैसे कि उसने कभी कोई चीज़ खाई ही ना हो। और अब वो अपने कमरे में जाकर उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अंदर से कमरा बंद करने के बाद अब वो कमरे में अकेली थी, लेकिन वो अंदर किसी से बातें कर रही थी। थोड़ी देर तक तो सास को ये समझ में आ रहा था कि वो अपने होने वाले बच्चे से बात कर रही है, लेकिन वो किसी और से बात कर रही थी। थोड़ी देर बाद ये बात सास को समझ में आ गई। सास को सबिता की एक भी हरकत से
अब ये महसूस नहीं हो रहा था कि वो एक सामान्य इंसान है। उसकी सारी चीज़ें यही बता रही थी कि उसके साथ अब कोई ऐसी शक्ति जुड़ चुकी है जिसे इस वक्त यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। अब सबिता की सास करना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन वो करती तो क्या करती। उनके जानने में ऐसे कोई जानकार लोग नहीं थे। उन्होंने तुरंत अपनी पड़ोसन के घर जाकर उसको सारी बात बता दी और ये सारी बात सुनने के बाद पड़ोसन ने कहा, बहन मेरे भी जानने में कोई ऐसा तो नहीं है, हाँ लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, वो जो बगल के मंदिर वाले पंडित जी हैं ना, उनसे चल के एक बार बात कर सकते हैं। क्या पता उनको ऐसा कोई मिल जाए या उनको ऐसा कोई पता हो जिससे कि हमारी इस समस्या का समाधान हो सके। उन्होंने कहा, वैसे भी हमारे बस का तो कुछ है नहीं, इसलिए चलिए वहीं जाते हैं, उनसे ही जाकर बात करते हैं। दोनों तुरंत पंडित जी के पास पहुंच चुकी थी। उन्होंने सारी बात पंडित जी को बता दी। पंडित जी ने भी सारी बात सुनने के बाद यही कहा, ये जो आप बातें बता रही हैं, इससे तो यही जान पड़ता है कि आपकी बहू के साथ सच में कोई ना कोई समस्या तो है, लेकिन ऐसी समस्याओं का समाधान मेरे पास भी नहीं। मैं भी इन चीज़ों में ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ। पंडित जी ने कहा, ठीक है, पहले तो हम ये चीज़ साफ साफ पता कर लेते हैं कि सच में हम जैसा सोच रहे हैं ऐसी कोई परेशानी आपकी बहू के साथ है या नहीं। फिर उसके बाद मेरे जानने में ऐसे 2-3 लोग हैं जो कि आपको ऐसी समस्याओं से निकाल सकते हैं। फिर थोड़ी देर बाद पंडित जी मंदिर के अंदर गए और उन्होंने भगवान के पास से एक नींबू घुमाते हुए और उस पर शायद कुछ मंत्र फूंकते हुए लेकर आए और उन्होंने सबिता के सास के हाथ में वो नींबू रख दिया और उन्होंने कहा, आप ये नींबू किसी भी तरीके से अपनी बहू के कमरे में कहीं भी रख दीजिएगा और अगली सुबह अगर इस नींबू का रंग बदल जाता है तो इसका मतलब सच में हम जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ आपकी बहू के साथ है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपके बहू को डॉक्टरी इलाज की ही ज़रूरत है। फिर सबिता की सास ने पंडित जी को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और वो वहाँ से वो नींबू लेकर घर पर आ गई। और जब वो घर पर आई तो उन्होंने देखा उनके पति पता नहीं कैसे उन्हें बहुत सारी चोटें आ चुकी हैं और वो दर्द से ज़मीन पर गिरकर कराह रहे थे। उनसे जब पत्नी ने पूछने की कोशिश की तो वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने सिर्फ अपनी बहू की तरफ हाथ दिखाते हुए इशारे से कुछ बताने की कोशिश की और सामने सबिता बैठकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, जो तू करना चाहती है वो मुझे सब पता है, तू अपने किसी भी इरादे में कामयाब नहीं होगी। मैं तो इसके बच्चे को लेकर ही जाऊंगी यहाँ से। ये सुनकर सास को अब अपनी बहू से बहुत डर लगने लगा, लेकिन वो इन चीज़ों पर किसी भी राय पर नहीं पहुंचना चाहती थी। इसलिए उन्होंने आज रात होने का इंतज़ार किया और वो नींबू छुपाकर जिस पलंग के ऊपर उनकी बहू सोती थी उस पलंग को खोलकर उसमें डाल दिया ताकि उस नींबू के वहाँ होने का एहसास भी सबिता को किसी भी तरह ना हो। और अगली सुबह जब उन्होंने उस नींबू को वहाँ से निकाला तो उसका रंग पूरी तरह से काला पड़ चुका था, जैसे उस नींबू को किसी ने जला दिया था। वो नींबू देखकर सबिता की सास पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक हिल चुकी थी। उनको अब ये बात समझ में आ चुकी थी कि जो वो सोच रही हैं ऐसा ही कुछ उनकी बहू के साथ हो चुका है। वो तुरंत वो नींबू लेकर पंडित जी के पास भागी भागी पहुंची। जब वो वहां पर पहुंची तो पंडित जी ने भी नींबू देखते ही
तुरंत कहा, तुम्हारी बहू के ऊपर कोई सामान्य संकट नहीं है, इससे उसकी जान भी जा सकती है। फिर सबिता की सास ने कल जो भी बात सबिता ने उनसे कही थी वो बात भी बता दी पंडित जी को। पंडित जी ने वो बात सुनते ही कहा, अगर ऐसा है तो या तो वो तेरी बहू और बच्चा दोनों को लेकर जाएगी या फिर सिर्फ बच्चे को लेकर शायद तेरी बहू को जिंदा छोड़ दे। पता नहीं अब हमारे पास समय कितना बचा है। मैं फिर भी बुलावा भिजवा देता हूँ उन पंडित जी को जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। देखते हैं, बाकी तो सब भगवान ही देखेंगे। अब सबिता की सास के पास कोई उपाय नहीं बचा था सिवाय इंतज़ार करने के। वो इंतज़ार ही कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे अब सबिता की हरकतें बहुत बढ़ती जा रही थी। सबिता हमेशा अपने पति के सामने बहुत ही सामान्य तरीके से रहा करती थी, लेकिन जैसे ही वो अपने सास के सामने आती, उसका रंग, उसका रूप, उसकी सारी चीज़ें पूरी तरीके से बदल जाती थी। वो अपना सब कुछ, मतलब सारी बुराइयाँ, सारी बुरी शक्ति, सब कुछ अपने सास के सामने ही दिखाया करती थी। ऐसा क्यों था ये पता नहीं, लेकिन ऐसा था। और अब तो सबिता के ससुर भी बिस्तर पर पड़े हुए थे, उनका भी इलाज चल रहा था। छोटी तो डर के मारे अब अपनी भाभी के आसपास भी भटकना नहीं चाहती थी, और वैसे भी इतना कुछ जानने के बाद सबिता की सास भी ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी पर भी किसी भी तरह की कोई भी आँच आए। इसलिए उन्होंने कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी को अपनी बहन के यहाँ भेज दिया था। अब जब जब सूरज ऑफिस जाया करता, घर पर जैसे सिर्फ सास और बहू ही अकेली बचा करती थी, क्योंकि ससुर जी तो पहले से ही बिस्तर पर पड़ चुके थे। अब धीरे धीरे उसकी हरकतें अजीब और अजीब होती जा रही थी। आज सास के दिमाग में पता नहीं कहाँ से एक तरकीब आई और उसने हनुमान चालीसा फ़ोन में चालू करके वहीं जहाँ उसकी बहू और वो बैठे हुए थे वहाँ पर छोड़ दिया। थोड़ी ही देर में सबिता बहुत ही गुस्से में आ चुकी थी। उसने सास के फ़ोन पर हाथ मारा और उसे ज़मीन पर फेंक कर तोड़ दिया। अब सबिता बहुत ज़्यादा भड़क चुकी थी। उसने गुस्से में अपनी सास को बोला, तू मानेगी नहीं? ठीक है, मैं तो कुछ दिन बाद लेकर जाने का सोच रही थी। आज ही मैं सबका किस्सा ख़त्म करती हूँ। और वो अपने कमरे में दौड़कर घुस गई। उसने दरवाज़ा लगा लिया। सास की बहुत देर तक दरवाज़ा पीटने के बाद भी ना तो अंदर से कोई आवाज़ आ रही थी और ना ही किसी ने दरवाज़ा खोला। अब सास पूरी तरह से घबरा चुकी थी। तुरंत उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन लगाया और उसे घर पर आने के लिए कहा। बेटे ने पूछा, अब क्या हो गया माँ? अब तो सब कुछ ठीक है ना? लेकिन माँ की इतनी घबराई हुई आवाज़ सुनकर सूरज को भी ये चीज़ काफ़ी अजीब लगी। उसने कहा, माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं थोड़ी देर पर घर पर पहुँच रहा हूँ। आप हुआ क्या है बताओगे? लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। बार बार सूरज को घर आने के लिए बोल रही थी। सूरज ने सारे काम एक तरफ छोड़कर तुरंत घर पर निकलना ही सही समझा और वो थोड़ी देर में ही घर पर पहुंच चुका था। सास ने अभी भी दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए सिर्फ अपने बेटे से कहा, वो अंदर है और दरवाज़ा नहीं खोल रही। इतना सुनना सूरज के लिए काफ़ी था। शायद उसे जैसे सारी बात समझ में आ गई कि अंदर उसकी पत्नी है जो दरवाज़ा नहीं खोल रही। सूरज ने भी अपनी पत्नी को 4 से 5 बार आवाज़ दिया और आवाज़ देने के बाद उसने जब कोई आवाज़ अंदर से नहीं आ रही थी तो अंत में दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। काफ़ी देर तक काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हुए जैसे तैसे दरवाजे को तोड़ दिया गया। जब दरवाज़ा टूटा और जो दृश्य
सूरज और उसकी माँ के आंखों के सामने था। वो दृश्य देखते ही दोनों की तो जैसे रूह कांप गई थी। सामने सविता जमीन पर लहूलुहान लेटी हुई थी और उसने अपने हाथ से खींचकर अपने गर्भ के बच्चे को बाहर निकालकर अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। उस बच्चे की जान जा चुकी थी और सविता फर्श पर एक तरफ बेहोश पड़ी हुई थी। ये नज़ारा देखकर सूरज और उसकी माँ दोनों बच्चे की तरह रोने लगे, लेकिन अब कोई कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि जो होना था वो हो चुका था। फिर भी पंडित जी ने जिन पंडित जी को बुलावा भेजा था वो पंडित जी थोड़ी देर में घर पर आ चुके थे और उनके घर पर आने के बाद उनको जो भी चीज़ें पता चली उन्होंने सूरज की माँ को वो बातें बताई। उन्होंने कहा, आपकी बहू की तो जान बच गई है, लेकिन वो उसके बच्चे को लेकर चली गई और अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में कोई भी बुरी शक्ति अब इस वक्त तो नहीं है। फिर भी अगर आप चाहती हैं तो आपके बहू के हाथ में मैं ये अभिमंत्रित तावीज़ बांध देता हूँ और आगे से उस पर ऐसी कोई मुसीबत नहीं आएगी। अब तो जो होना था वो हो चुका था। जो चीज़, जो उम्मीद, जो खुशी उनके परिवार को खोनी थी वो खो चुके थे। इसलिए अगली बार के लिए उनको यही सही लगा कि सविता के रक्षा के लिए ये तावीज़ उसके पास होना चाहिए और वो तावीज़ पंडित जी से बोलकर सविता के हाथ में बांध दिया गया। मुश्किल से 1.5 साल बाद ही सविता की गोद फिर से हरी हुई और उनको एक चांद जैसा बेटा पैदा हुआ। आज उनके परिवार में सब कुछ अच्छा है। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। आपको अगर हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारी इन कहानियों को शेयर करें ताकि हमारा ये छोटा सा परिवार जल्दी से जल्दी एक बड़ा परिवार बन सके। आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा आपकी होस्ट आज के लिए लेती हूँ अलविदा। कल वापस से आप सबसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो कल तक के लिए नमस्कार।